वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है सरकारी विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन कौन से छात्रवृत्ति है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। अब बात करेंगे कि छात्रवृत्ति के लिए क्या क्या आवश्यक कार्य स्टूडेंट्स को क्या करने हैं, अभिभावकों को, और विद्यालय स्तर पर क्या क्या काम करने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट है जो उनकी आधार और जन आधार की सारी डिटेल्स है वो 10th की मार्क लिस्ट या अंक तालिका है उसके अनुसार होनी चाहिए। खास करके स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों जो चीज़ें हैं वो आपके आधार, जन आधार और स्कूल की 10वीं की जो मार्क लिस्ट है उसमें सेम होनी चाहिए ताकि आगे कहीं कोई समस्या नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने बैंक खाते को आधार से जुड़वाएं। जो भी स्टूडेंट है, किसी भी तरह की जो छात्रवृत्ति है, आजकल ज़्यादातर छात्रवृत्ति है वो स्टूडेंट के खुद के खाते में आती है, तो उसको आधार से जुड़ना ज़रूरी है क्योंकि आधार सीडिंग ज़रूरी है। अब आपने बैंक खाते को आधार से जोड़ा, उसके बाद में उसकी सीडिंग भी करवाएं। और आजकल सब जगह आधार से सीडिंग खाते में ही राशि आती है और सीडिंग ऑनलाइन या बैंक के द्वारा आप खुद भी जाकर के कर सकते हैं या किसी भी बैंक आपका जो भी है वहाँ की ब्रांच में जाकर के भी आप कर सकते हैं। खुद करना चाहें तो NPCI की जो साइट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर के कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये जो साइट है NPCI की जो साइट है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब यहाँ जैसे स्किप टू मेन कंटेंट है और यहाँ आपके प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, मीडिया है, और यहाँ आपको कंज्यूमर में जाना है। और यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE, इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, आपको आवश्यकता है तो वो वीडियो जरूर देखें। अब इसमें आधार सीडिंग, डी सीडिंग का ऑप्शन है। आप अपना आधार नंबर डाल करके इसकी सीडिंग कर सकते हैं। डी सीडिंग करना चाहें किसी दूसरे बैंक में, अगर आपकी आधार की सीडिंग करनी है तो पहले वाले से डी सीडिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ हो जाएगा। आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है उसके अनुसार आपके आधार नंबर है, अकाउंट नंबर और ये कन्फर्म अकाउंट नंबर करके आपका अकाउंट डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आधार से जुड़ा हुआ कौन सा बैंक है तो आपको आधार नंबर इंटर करके कैप्चा डाल करके जब सबमिट करेंगे तो आपका बैंक डिटेल आ जाएगा। उसके बाद में आप आधार मैपिंग स्टेटस है कैसे, तो आधार में आपका मैप हुआ कि नहीं हुआ वो भी यहाँ आधार नंबर डाल करके चेक स्टेटस पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। आधार मैपिंग हिस्ट्री अगर जानना चाहें तो भी आधार नंबर डाल करके यहाँ कैप्चा डाल करके चेक कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट अगर आपने डाला है सीडिंग या डी सीडिंग का तो आप यहाँ से उसके रेफरेंस नंबर डाल करके कैप्चा इंटर करके चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई कि NPCI की साइट पे जाकर के आप कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके संबंध में विस्तार से सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप देख लें अगर आवश्यकता हो तो। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि आधार, जन आधार आदि में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कराएं। कई बार ज़्यादातर जो भी OTP वगैरह या कोई भी आता है वो आधार या जन आधार में मोबाइल से आता है और मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना ज़रूरी है। अब अपडेट का मतलब ये है कि आपका मोबाइल जो है वो चालू हालत में हो। ऐसा नहीं हो कि आपके पुराने नंबर है वो आधार या जन आधार में जुड़े हुए हैं और वो नंबर अब बंद हो चुके हों, तो ऐसी स्थिति में वो नंबर काम करनी है। नंबर ऐसा हो जहाँ आपके आधार OTP आ सके और जहाँ जरूरत पड़े आप उसको काम में ले सकें। अगर अगला पॉइंट है कि अगर आपका आधार अपडेट नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक भी अपडेट करवाना ज़रूरी है। बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय जब आपका आधार बना होगा और 18 साल के बाद में एक बार अपना आधार अपडेट जरूर करवाएं। उसमें फिंगरप्रिंट है, मोबाइल नंबर है और ईमेल ID भी जरूर अगर आप करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ नेटवर्क इशू के कारण मोबाइल में OTP नहीं आता है। कई ऐसी कंपनियाँ हैं, मोबाइल कंपनी, जिनके OTP में समस्या रहती है और फिर बाद में आपको पोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आधार में ईमेल ID भी एंटर करवा दें या जुड़वा दें तो आपके जो भी OTP वगैरह मैसेज आएगा वो आपके मोबाइल के साथ साथ ईमेल में भी आएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन योजना के लिए OTR आवश्यक है उसके लिए OTR आप जरूर करें। अब OTR किन किन के लिए आवश्यक है तो वो मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा कि कौन कौन सी स्कीम्स है छात्रवृत्ति की जिनमें OTR जरूरी है और OTR आपको कैसे करना है। तो NSP की साइट पे जाकर के आपको OTR करना है। अब इसके लिए आपको दो तरह के जो ऑप्शन काम में लेने पड़ेंगे। एक तो आपको दो ऐप काम में लेने पड़ेंगे। पहला है NSP OTR यानी नेशनल ये जो स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके दो ऐप यहाँ आपको मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें। एक है NSP OTR जिसमें जाकर के आपको OTR करना है और दूसरा आपका एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है आधार फेस RD। अब आधार फेस RD है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन शो नहीं होगा, ये अपना काम एक तरह से बैकग्राउंड में करेगा। और जब भी आप ये NSP OTR की जो करेंगे तो आप जब भी कैमरा स्टार्ट करेंगे तो आपका आधार
फेस आईडी है वो सामने वाले का फेस लेकर के इस तरीके से उसको कैप्चर करके जो भी उसका ऑथेंटिकेशन होगा वो करेगा। तो OTR आप जरूर करवा लें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पिछले एक वीडियो में रहता कि जो केंद्र परिवर्तित योजनाएं हैं स्कॉलरशिप से संबंधित, उन सभी में आपके लिए इस बार OTR जरूरी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR जरूर करवा लें, क्योंकि बाद में जब लास्ट तारीख होती है तो प्रत्येक लेवल पे जहाँ साइट वगैरह सब जगह बिजी रहते हैं, सर्वर डाउन रहता है। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत समय पड़ा तो आराम से आप OTR करवा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, मैंने OTR के संबंध में सेपरेट वीडियो बना रखा है, आवश्यकता हो तो वो ज़रूर देखें। मात्र 2-3 मिनट में आप OTR कर सकते हैं। स्टूडेंट के मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, और आप मोबाइल फ़ोन से ईजीली आप OTR कर सकते हैं। तो ये है। अब ये सारा आपने अगर नहीं किया तो आप ये ज़रूर कर लें, ताकि आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म में कोई समस्या नहीं हो। ये तो होगी कुछ बातें जो नॉर्मल है। विद्यालय स्तर पे बात करें तो जो भी स्टूडेंट है उनके बेनिफिशियरी मॉड्यूल में जाकर के उनकी कैटेगरी है, विशेष कैटेगरी है तो वो कर लें। उनका जो आय प्रमाण पत्र या आय जो इनकम है उसको भी आप अपडेट कर लें। आय इनकम के संबंध में पहले जो है बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन था उसमें आप कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ से हट गया। तो वो प्रपत्र 9 से करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आप जरूर देख लें। इसके अलावा उनके भी आपके जो भी स्टूडेंट के साला दर्पण पे जो भी नाम हो वो भी सही हो, और आधार, जन आधार और 10th की मार्कलिस्ट या साला दर्पण जो भी है सभी जगह सही हो, तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। अधिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।